नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 फरवरी 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। और जैसा हमने कल एक नई शुरुआत की थी कि जो भी आपको प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के दिए गए थे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्सेस में करने थे, और उनके आंसर जो कल आपको क्वेश्चन दिए गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उनके आंसर आज आपको बताए जाएंगे। तो जो भी आपने आंसर किए उनको चेक कीजिए कि जो आपने डिस्कशन सुना है और उस पर आपने जो आंसर दिया है वो कितना सही है। तो यहाँ पर हम देखें आज के हमारे जो टॉपिक हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो हम पहला टॉपिक लेंगे परमाणु प्रसार के विरुद्ध असफल लड़ाई, दूसरा सुपर स्प्रेडर तथा भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामले, क्या भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आ रही है। इन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन करके एक साथ करेंगे। इसके साथ साथ हम देखें तो अट्टुकला पोंगला जो त्यौहार है उसके संबंध में, चन्ना पटने खिलौने, हिमतेंदुए, गोल्डीलॉक्स जोन और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंधित जो प्रश्न आज के संदर्भ में है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। कल के अगर हम अपने प्रश्नों को देखें तो पहला क्वेश्चन, भारतीय कॉफी की निम्नलिखित किस्मों में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक सूचक। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही था, आंसर डी 1 2 3 4, यानी चारों यहाँ पर सही हैं। कुर्ग आप जानते हैं, चिकमंगलुरु दोनों कर्नाटक में, वायनाड की बात करें केरल में, और जहां तक अराकू वैली की बात करें तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, किसी देश का जुड़वा घाटा ट्विन डेफिसिट संदर्भित करता है। तो यह आंसर आपका डी है, एक ही समय में चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख रूप से घाटे को दिखाने का तरीका है वो राजकोषीय घाटे के रूप में रहता है। जहां तक चालू खाते घाटे की बात करें तो आयात निर्यात यानी जो भी हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, बाहरी व्यापार है, उसके संबंध में अगर हमारा मान लीजिए आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है तो ऐसी स्थिति में संभावना रहती है कि चालू खाता घाटा ज्यादा रहता है। तो जब ट्विन डेफिसिट जुड़वा घाटे की बात करते हैं तो दोनों तरह के घाटे एक साथ जब होते हैं तब कहा जाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था ट्विन डेफिसिट या जुड़वे घाटे से एक तरह से प्रभावित है। तो यह आंसर आपका डी। तीसरा हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा रहा ई दाखिल पोर्टल। तो ये पोर्टल अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन उनके द्वारा शुरू किया गया एक तरह का ये शिकायत निवारण पोर्टल है। तो आंसर आपका थर्ड का बी। फोर्थ हम देखते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आप देखें तीन जो विकल्प दिए गए हैं तो आंसर आपका सी सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। यानी सूचकांक सीपीआई सूचकांकों में सबसे पुराना है क्योंकि इसका जो प्रसार है वो 1946 में एक तरह से प्रारंभ किया गया था। दूसरा अगर हम देखें कि यहाँ पर जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक की बात है सीपीआई आईडब्ल्यू, तो इसका आधार वर्ष ध्यान रखें 2020, अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो तब तक 2001 था, लेकिन सितंबर अक्टूबर के पार्ट पर इसको बदल दिया गया है और ये आधार वर्ष अब हो गया है 2016। तो दूसरा यहाँ पर आपका विकल्प गलत है। तीसरा, यह श्रम ब्यूरो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है के द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाता है सी। विगत वर्ष के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में इस प्रश्न को देखिए, जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर आंसर आपका ए है, 1 2 5 और 6, यानी कसावा, गेहूं के टूटे हुए दाने, सड़े हुए आलू और चुकंदर। यानी मूंगफली के दाने और चने की जो दाल है इसका भी उपयोग नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय नीति जो जैव ईंधन के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां है। तो आंसर आपका हो जाता है ए। तो ये हमारे कल के दिए गए प्रश्न है, उनके उत्तर हैं। अपने उत्तर देखिए, जो भी आपने आंसर किए उसके अनुसार आप देखें कि उस टॉपिक को आपने समझा है या उसमें और आपको कुछ समझ विकसित करने की आवश्यकता है। हम आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला टॉपिक अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, पेज नंबर 12 पर जीएस पेपर 2 में। तो यहाँ पर आप देखें तो आर्टिकल बेसिकली कह ये रहा है कि जो भी हम बात करें, जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं कि उसका शांतिपूर्ण किस तरह से उपयोग किया जाए। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो संस्था उत्तरदायी है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो भी एक तरह से परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण जो उपयोग है उनको एक तरह से सुनिश्चित करना उसका प्रमुख लक्ष्य है। किसी भी देश के द्वारा अगर उसका परमाणु हथियारों के रूप में या अन्य रूप में उपयोग किया जा रहा है तो उसके लिए एक तरह से वो कार्यवाही करता है। तो यहाँ पर इस संस्था को जब गठित किया गया तो उद्देश्य प्रमुख रूप से यही था। तो जितने भी इसमें सदस्य देश हैं और जो भी साझेदार देश हैं उनके साथ में परमाणु तकनीकों के जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग हैं उनके संबंध में एक तरह से बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जब गठित किया गया तो एक संधि के माध्यम से इसका गठन हुआ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये संधि के रूप में गठित की गई और स्वतंत्र रूप से काम करती है तो ध्यान रखें कि इसके काम में स्वतंत्रता है वो कही जाती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो है नहीं। कारण ये है कि ये संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा होती है यानी जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को एक तरह से ये रिपोर्ट करता है। यानी अपने जो भी कार्य हैं उनके लिए उन दोनों संस्थाओं को एक तरह से ये रिपोर्टिंग करता है। तो इसे कहा जरूर जाता है कि स्वतंत्र रूप में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है लेकिन इन दोनों संस्थाओं के साथ में इसका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव दिखता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो भी एक तरह से असैन्य रूप में हो सकता है यानी शांतिपूर्ण उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन करने के लिए स्वास्थ्य में उपयोग किया जा सकता है, उन उद्देश्यों के लिए एक तरह से संस्था काम करती है और कैसे इसके उपयोग बढ़ाने इसके लिए एक तरह से यह मंच प्रदान करता है और इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस संगठन ने निभाई है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि जो भी एक तरह से पावर पॉलिटिक्स यानी शक्ति की जो राजनीति है विश्व स्तर पर उसको एक तरह से ये जो परमाणु बैठकें हैं वो बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं और ये प्रभाव न पड़ पाए इस रूप में एक तरह से ये एजेंसी काम करने में असफल रही है। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से परमाणु शक्तियों की बात करें तो जो स्थायी सदस्य हैं एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, यानी अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, इसी के साथ साथ चीन है और साथ साथ आपका रूस, इन स्थायी देशों के द्वारा एक तरह से प्रभाव डाला जाता है कोई भी नीति पर कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कौन कौन से देश करेंगे। एक एग्जाम्पल हम देखें ईरान के लिए तो ईरान हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बात करता है लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि उसके द्वारा छिपे रूप में परमाणु ऊर्जा का हथियारों के रूप में उपयोग करने के लिए भी प्रयास किया गया। तो जो उपयोग उसका एक तरह से अपने जनता को लाभ देने के लिए परमाणु ऊर्जा को करने के लिए था उसके संबंध में उसको बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिली और यही एक कारण रहा कि परमाणु ऊर्जा के रूप में एक शक्ति के रूप में वो अपने आप को मध्य पूर्व एशिया में मजबूत करना चाहता था और इसीलिए उसने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की ओर कदम बढ़ाया। तो ये कारण आप कह सकते हैं कि अगर हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग चाहते हैं और अगर परमानेंट जो 5 देश हैं अगर वो नहीं चाहते हैं कि कोई देश इस तरह की शक्ति प्राप्त कर पाए क्योंकि आगे चलकर वो हथियार भी बना सकता है, क्योंकि ध्यान रखें जब हम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो वहां पर जो भी एक तरह से वेस्ट निकलता है प्लूटोनियम के रूप में वो परमाणु हथियारों में उपयोग किया जा सकता है। तो अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो इनके द्वारा प्रयास ये किया जाता है कि उनके जो विरोधी देश हैं वो परमाणु ऊर्जा के संबंध में बहुत अधिक अनुसंधान न कर पाएं या उनके उपयोग उनके लिए एक तरह से सीमित रखे जाएं। तो ये एक तरह से जो प्रमुख शक्तियां हैं उनका जो प्रभाव है परमाणु ऊर्जा के उपयोग को लेकर इसको सीमित करने में इस संस्था की जो सफलता है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रही है। ये इसके ऊपर एक सवालिया निशान भी उठाता है। इसके एक एग्जाम्पल को और हम देखें, अगर हम तात्कालिक और भारत के साथ संबंध करके एग्जाम्पल को देखें तो पाकिस्तान के साथ केस बनता है। 80 के दशक में ही पाकिस्तान के द्वारा परमाणु ऊर्जा को एक तरह से हथियारों के रूप में प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से काम किया जा रहा था और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अमेरिका की जो भी गुप्तचर एजेंसी है उनके पास उपलब्ध थी। लेकिन ये वही समय था जब अमेरिका को पाकिस्तान की मदद मिल रही थी अफगानिस्तान में, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। यानी रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद लेने के लिए पाकिस्तान का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था उस पर अमेरिका ने कोई रोक नहीं लगाई या उसको एजेंसी की निगरानी में नहीं लाया। तो ये भी एक उदाहरण दिखता है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। जो प्रमुख शक्ति वाले देश हैं उनके द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता रहा है। इसके बारे में आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल या ईरान का एग्जाम्पल दोनों को ही बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा असैन्य रूप में जो भी एक तरह से परमाणु ऊर्जा के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं उनके संबंध में कई क्षेत्रों में काम किए जाते हैं और इसमें कोशिश ये है कि जलवायु परिवर्तन, महामारी की रोकथाम और जूनोटिक यानी जानवरों के द्वारा जो बीमारी मनुष्यों में फैल रही है, जैसे कोविड-19 की बात करें तो ये भी एक जूनोटिक बीमारी का प्रकार है। इसकी रोकथाम के संबंध में एक तरह से सक्रिय रूप में प्रयास किए जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस एजेंसी के द्वारा भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। एजेंसी का दूसरा एक पक्ष हम देखें तो ये किसी भी देश के अधिकारों को रोकने में
पूर्ण रूप से इसके पास शक्ति नहीं है। यानी अगर एजेंसी के द्वारा ये कोई घोषणा की जाए या किसी देश पर प्रतिबंध लगाए जाए कि उसके द्वारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को रोकना है और इस तरह से उसकी निगरानी होगी, तो सीधे तौर पर वो किसी देश के अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होता तो एजेंसी के जो कार्यप्रणाली है वो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में हम ईरान और एक दूसरी तरफ उत्तर कोरिया को ले लेते हैं। ईरान के संबंध में आप देखें, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रभाव डाल रहा था और उसके जो भी सहयोगी देश थे उन्होंने मिलकर ईरान पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से अलग जो भी हथियारों का उपयोग था उसके संबंध में प्रतिबंध लगाने की बात करी और उस पर प्रतिबंध लगाए गए। जबकि उत्तर कोरिया में हम देखें तो उनके द्वारा भी परमाणु ऊर्जा को छिपे तौर पर बनाया गया, लेकिन उन पर किसी भी तरह के नियम कानून पालन नहीं कराए जा सके। तो आप देखें, एक तरफ अमेरिका ने अपने प्रभाव का उपयोग करके ईरान पर प्रतिबंध लगाए और अन्य देशों ने उसका पालन किया। उसी तरह से उत्तर कोरिया को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं हुए। यानी एक तरफ एजेंसी के द्वारा ईरान को एक तरह से नियमों का पालन करने के लिए विवश किया गया, जबकि उत्तर कोरिया के संबंध में वो काम ये नहीं कर पाया। तो इस तरह का जो विभेद दिखता है, इसीलिए एजेंसी की भविष्य की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवालिया निशान उठते रहते हैं। अगर हम ईरान के मुद्दे को देखें, जिसको लेकर एक प्रमुख रूप से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके बारे में अगर हम देखें तो जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का या उसके समर्थक देशों का प्रभाव है। और इसी कारण से अगर ईरान के द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों से परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाना है तो उसको भी पूर्ण रूप से उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। तो निष्पक्षता जब तक नहीं आएगी तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाएगा और न ही ईरान के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। दूसरा हम देखें, ईरान के संबंध में हमेशा जो मुद्दा आता है कि जो मध्य पूर्व एशिया है वहां पर प्रतिद्वंदिता इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जैसे ईरान की अगर हम बात करें तो एक तरफ सऊदी अरब है जिसके साथ में ईरान का अच्छा खासा विवाद है, क्योंकि आप ध्यान रखें ईरान एक शिया देश है जबकि सऊदी अरब मध्य पूर्व एशिया में प्रमुख सुन्नी देश है। तो दोनों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं टकराव की स्थिति है। इसी तरीके से ईरान की अगर हम बात करें तो इजराइल के साथ उनका अच्छा खासा विवाद है। तो इजराइल और सऊदी अरब ये जो दो धड़े हैं उनके साथ में एक तरह से ईरान विरोध में है। ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व एशिया में ईरान परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्राप्त कर पाएगा भविष्य में, इसको लेकर हमेशा आशंका है, क्योंकि एजेंसी पर इजराइल के समर्थक सबसे प्रमुख यूएसए और सऊदी अरब का सबसे प्रमुख यहाँ पर सहयोगी यूएसए। तो यूएसए का प्रभाव एजेंसी के ऊपर ज्यादा रहता है। ये एक बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के कारण मध्य पूर्व एशिया में ईरान की स्थिति को हमेशा एक तरह से निम्न करके रखा गया है, जिससे कि वह परमाणु संपन्न ना हो पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व एशिया में वो इजराइल को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में पहुंच जाएगा और इसको अमेरिका और उसके समर्थक देश कभी भी नहीं चाहते हैं। तो एक समस्या ये है। तीसरी देखें, अमेरिकी बाइडेन प्रशासन का लक्ष्य। अगर हम अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो उनका प्रशासन सत्ता में आने से पहले यानी चुनाव के समय में हमेशा ये कहता रहा है कि ईरान के समय की जो डील बराक ओबामा के समय की गई थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था, उसको पुनः लागू किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि अभी सीरिया में एक हमला किया गया है अमेरिकी सेनाओं के द्वारा, और सीरिया में ये जो हमला किया गया है वहां पर उन लोगों पर हमला किया गया है जिन्हें ईरान के समर्थक माना जाता है। तो ईरान समर्थक ग्रुप पर अगर अमेरिका का इस तरह से हवाई हमला होता है सीरिया में, तो ये कहीं ना कहीं ईरान को संदेश है कि उसके खिलाफ कठोर जो एक तरह से नीति है वो बाइडेन प्रशासन भी जारी रखेगा जब तक कि वह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ता है। तो बाइडेन प्रशासन सत्ता में आने से पहले जो स्थिति में माना जा रहा था वैसी स्थिति वर्तमान में नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन के लिए पूरी तरह से ईरान को छूट दे पाना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उस घरेलू राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो अगर कोई भी ईरान को बहुत ज्यादा छूट देने की बात होती है बाइडेन प्रशासन की, तो इसका उपयोग ट्रंप के द्वारा बाइडेन के खिलाफ किया जा सकता है और 4 वर्ष के बाद ही जो राष्ट्रपति चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं स्थितियां बदल सकती हैं। तो भविष्य को देखकर हम देखें तो बाइडेन के द्वारा बड़े पैमाने पर ईरान को छूट देने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं और सीरिया में ईरानी जो हित है उन पर हमला करके इस बात को बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है। तो इसीलिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है इसको लेकर समस्याएं भविष्य में बनी रह सकती हैं। और लास्ट में देखें, जो भी समझौता है वो स्थायी रूप में रहना चाहिए। बराक ओबामा के शासन में आप देखें 2015 में ईरान के साथ एक समझौता किया गया जिसको नाम दिया गया JCPO यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन।
ये जो JCPO समझौता था, इसको आगे चलकर ट्रंप प्रशासन के द्वारा 2018 में एक तरह से बंद कर दिया गया। तो माना यह गया कि जो भी एक तरह से समझौता होता है वो समझौता स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बराक ओबामा के द्वारा किया गया समझौता आगे चलकर ट्रंप के द्वारा 18 में बंद कर दिया गया। तो अगर कोई समझौता अभी मान लीजिए बिडेन प्रशासन के साथ में होता है, तो इसकी गारंटी क्या है कि अगर बिडेन राष्ट्रपति के रूप में दोबारा कार्यकाल नहीं जीतते हैं और कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति आता है तो वो इस डील को कैंसिल नहीं करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो ईरान के साथ समझौते में, कि जो भी अब समझौता होगा उसको स्थायी रूप में लागू किया जाए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन इस डील को कैंसिल ना करे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अगर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं यही आ रही हैं। तो ये समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के समक्ष में, अगर वह ईरान के मुद्दे को कहीं ना कहीं हल करना चाहते हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय जो भी समुदाय है उसके सामने है, जब वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हल करने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो ये स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं जो प्रमुख शक्ति वाले देश हैं, या आप कह सकते हैं जो परमानेंट देश हैं वर्तमान में सुरक्षा परिषद के, उनका प्रभाव एजेंसी के कार्य पर बड़े पैमाने पर है। तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए और ईरान के संबंध में जो भी भविष्य की डील है वो दूरगामी हो पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। और ये कहीं ना कहीं एजेंसी के द्वारा स्वतंत्र रूप में काम अगर किया जाएगा तभी सुनिश्चित किया जा सकता है भविष्य के लिए। हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं और ये दो आर्टिकल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं और मिस्टर साइंस टेक के पार्ट पर पेज नंबर 11 से ले रहे हैं। पहला सुपर स्प्रेडर्स एंड राइज इन कोविड-19 केसेस, और दूसरा अगर हम देखें इज इंडिया विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वेव। तो यहाँ पर हम दोनों आर्टिकल में देखें और ये पिछले अगर हम 15 दिन से देखें तो ये भारत में स्थिति थोड़ी सी खतरनाक स्थिति के रूप में धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम दिसंबर जनवरी में देखें तो भारत में कोविड-19 के जो मामले थे उनमें लगातार गिरावट आई और एक तरह से जो उच्चतम स्तर है उसके बाद से गिरावट आई। तो भारत में सितंबर का माह अगर देखें, सितंबर 2020, तो हमने कोविड-19 में एक उच्चतम स्तर को प्राप्त किया और उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियां कोविड-19 में मामलों की घटती चली गई। लेकिन जो भी हम मामले फरवरी के पार्ट पर देख रहे हैं, खासतौर पर अगर हम महाराष्ट्र और पंजाब में देखें तो कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है कि जो कोविड-19 के केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। और इसी के साथ साथ केरल में भी स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा नियंत्रित नहीं है। तो ये अंदेशा दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में कोविड-19 के विस्तार की जो दूसरी लहर है वो एक तरह से अस्तित्व में आ रही है, या ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सुपर स्प्रेडर है, यानी जो बड़े पैमाने पर कोविड-19 को विस्तारित कर सकते हैं, वो स्थितियां एक तरह से बन रही हैं। तो उसी संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये स्थितियां वर्तमान में हैं या नहीं है। अगर हम यूरोप का केस देखें तो उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि जो भी यूरोप में स्थितियां थी वैसी स्थिति कहीं भारत में ना हो। अगर हम यूरोप में देखें तो मई 2020 में यहाँ पर कोविड-19 के जो केस हैं वो अपने पीक पर यानी उच्चतम स्तर पर पहुंचे और आगे चलकर नवंबर के माह में फिर से एक तरह से यहाँ पर जो केस हैं वो उच्चतम स्तर पर बढ़ते हुए दिखाई पड़े। यानी मई से अगर नवंबर के बीच में आप देखें तो यूरोप में जो भी एक तरह से लॉकडाउन की स्थितियां थी उसमें बहुत कमी की गई। लोगों के द्वारा यात्रा करना, व्यापारिक गतिविधियां या सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो उसको मिनिमम रूप में अपनाया गया। तो ऐसी स्थितियों के कारण मई से नवंबर आते आते जो स्थितियां घटती हुई थी फिर से कह सकते हैं यूरोप में केस बढ़ते हुए दिखे। तो ये स्थिति दिखाती है कि जो दूसरी लहर की संभावना है जैसा यूरोप में है वैसा भारत में भी बन सकती है। इसी के संबंध में यहाँ पर आशंका व्यक्त की जा रही है। दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो अगर किसी क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति नियंत्रित हो चुकी है और दोबारा वहां पर संक्रमण बढ़ते हुए दिखाई पड़े और माना यह जाए कि जो भी वहां पर अधिकतम स्तर पर जो संक्रमण हो सकता है वो स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जाए और लगातार अगर इस तरह की वृद्धि दिखाई पड़े तो एक सेकंड वेव के बारे में एक अनुमान लग सकता है कि इस तरह की स्थिति वहां पर बन सकती है। तो ये तो पहली स्थिति है कि जहां पहले पीक अचीव हो चुका है और स्थितियां नियंत्रित हो गई हैं और दोबारा केस बढ़ने शुरू होते हैं तो ये सेकंड वेव के लिए एक इंडिकेशन हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत में देखें तो हमारे यहाँ सितंबर 2020 में जो संक्रमण है उनका उच्चतम जो स्तर है वो अचीव हुआ और उसके बाद जो केस है उनमें लगातार गिरावट देखी गई। तो दूसरी लहर के लिए दूसरी कंडीशन ये मानी जाती है, पहली अगर हम इसको ले लें तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पहली लहर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखिए सेकंड वेव के बारे में आप तभी कह सकते हैं ना जब आप ये कह दें कि जो पहली वेव है उस पर नियंत्रण पा लिया गया है, तभी हम सेकंड वेव के बारे में कह सकते हैं कि वो जनरेट हुई है। क्योंकि अगर पहली वेव ही चलती रहती है तो सेकंड वेव के बारे में कोई अनुमान लगा पाना आसान नहीं है।
ये एक तरह से निश्चित होना चाहिए कि जो पहली लहर है उस पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण पाया गया हो। और भारत में इस तरह की स्थितियां दिख रही थी क्योंकि जो डेली केसेस की संख्या थी वो बहुत निम्नतम स्तर पर पहुंची थी। तो आप कह सकते हैं पहली लहर पर लगभग लगभग नियंत्रण पाने की स्थिति दिख रही थी। पहली लहर को नियंत्रित करने की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रजनन संख्या। देखिए, प्रजनन संख्या का मतलब होता है रिप्रोडक्शन नंबर। इसको R0 यानी R0 यानी R0 से एक तरह से इसको दर्शाया जाता है। आर का जो संख्या है वो 1.5 से नीचे होना चाहिए। आर का सिंपल से मतलब होता है उन लोगों की औसत संख्या जो उस बीमारी से एक व्यक्ति द्वारा संक्रमित होते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी बीमारी में आर की संख्या 10 है, इसका मतलब है एक व्यक्ति 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर पहली लहर नियंत्रित हुई है, इसका मतलब यह है आर का जो नंबर है वो 1.5 से नीचे जाना चाहिए। यानी ये आंकड़ा है 1.5 के अगर नीचे चला गया तो हम कह सकते हैं पहली लहर पर नियंत्रण पा लिया गया है। और साथ साथ संक्रमण की जो दर कम है वो लगातार 1 महीने तक बनी रहे। ऐसा ना हो कि 10 दिन तक संक्रमण बहुत नीचे स्तर पर है और 12-15 दिन के बाद अचानक उच्चतम स्तर पर चला जाए, फिर 10 दिन के बाद नीचे और फिर ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार 1 महीने तक संक्रमण की जो कम दर है वो बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर कोई लहर अंत हो चुकी है यानी संक्रमण का दौर खत्म हुआ है या लगभग समाप्त होने की कगार पर है, ये तब कहा जा सकता है जब मान लीजिए 100 टेस्ट किए जाएं और 100 में जो पॉजिटिव निकलते हैं उनकी संख्या 5% से कम हो जाए। यानी 3, 4, 4.5% अगर पॉजिटिविटी रेट आ रहा है तो मान लिया जाएगा कि जो लहर है वो एक तरह से अंत होने की स्थिति में पहुंच रही है। और पहली लहर के खत्म होने के बाद और मान लीजिए केस निम्नतम स्तर पर है और आगे चलकर दूसरी लहर आ रही है, इसके बारे में इंडिकेट करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव केस की संख्या 5% से ऊपर चली जाए। और साथ साथ ये जो मामले हैं इनकी वृद्धि लगातार 2 से 3 हफ्तों तक बनी रहे। और ऐसी स्थिति में मान लिया जाता है कि जो दूसरी नई लहर है उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से संक्रमण है अगर वो लगातार बढ़ता जाता है और जो भी टेस्ट किए जा रहा है उनमें पॉजिटिव जो रेट है वो 5% से ऊपर अगर चली जाती है तो मान लिया जाता है कि पहली लहर जो खत्म हुई थी जहां पर पॉजिटिव होने की रेट 5% के नीचे थी, तो वो अगर 5 के ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक नए संक्रमण की जो लहर है वो उत्पन्न हो रही है। तो ये आंकड़े एक तरह से अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि भारत में कोविड-19 के संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसकी कुछ आशंकाएं बन रही हैं या ऐसी स्थितियों का एक तरह से निर्माण हो रहा है। अब ऐसे कारण क्या हैं? अगर कोविड-19 की दूसरी लहर एक दिख रही है तो कारण बड़ा ये माना जा रहा है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी। आप अगर देखें तो अपने आसपास ही आप देखें, मास्क पहनना या एक तरह से सैनिटाइजर का उपयोग करना या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, इसके बारे में सरकार लगातार एक तरह से प्रचार कर रही है, बता रही है कि आप इसका अभी भी पालन करें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण है और एक अलग से आर्टिकल भी है, सुपर स्प्रेडर। देखिए, सुपर स्प्रेडर का सिंपल सा मतलब है कि अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोविड-19 के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं और उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वहां पर संख्या तेजी से बढ़ी है। जैसे अगर हम देखें महाराष्ट्र में कुछ विशेष जो क्षेत्र है वहां पर कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो वो एक तरह से सुपर स्प्रेडर यानी सबसे ज्यादा तेजी से विस्तारित होने वाले क्षेत्र के रूप में अंकित किए गए हैं। तो ये 2 बड़े कारण भी एक तरह से देखे जा रहे हैं और सरकार इस पर निगरानी रख रही है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत तेजी से एक तरह से विस्तारित हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो भी ट्रैवल या अन्य तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए और जो भी लोगों के रोजगार या अन्य संभावनाएं उनकी जो समाप्त हुई थी कोविड-19 में, वो दोबारा उसको एक तरह से पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना या रिस्ट्रिक्शंस को बहुत बड़े पैमाने पर लागू कर पाना ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा उपाय सरकार की तरफ से थे उनके एक तरह से पालन करते हुए अगर हम काम करें तो संभावना है कि इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैसे हम उपाय में देखें तो पहला उपाय अब देखें कि एक सामान्य रूप में जो भी चर्चा विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है कि भारत में जिसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी यानी समूह प्रतिरोधकता वो विकसित हो गई है, लेकिन इसके बारे में अभी एक तरह से कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं इसका मतलब जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उस तरह की जो बीमारी जिसके बारे में प्रतिरोधकता विकसित होनी है उसके संपर्क में आ चुका हो। तो कुछ विशेषज्ञ आंकड़े को बोल रहे हैं कि भारत में 60% से ज्यादा आबादी कोविड-19 के प्रभाव में आई है। लेकिन अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का डाटा देखें तो वो केवल आंकड़े को दिखा रही है कितना, 21%। तो ये काफी बड़ा गैप है। तो केवल 21% अगर लोग संपर्क में आए, सही हो चुके हैं या बीमार हुए और एक तरह से इलाज के द्वारा सही हुए हैं या उनके शरीर में जो एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं, तो जो भी कारण रहे
वो संख्या मात्र 21% है। तो अभी हम अगर समूह प्रतिरोधकता की बात करें, हर्ड इम्यूनिटी की, तो ये भारत में संभावना नहीं है। तो ये पहला जो उपाय है वो एक तरह से सही रूप में लागू नहीं हो पा रहा है और इसकी संभावना बहुत जल्दी में नहीं है। दूसरा, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो भारत सबसे तेजी से अगर हम देखें तो लगभग 70 लाख से ऊपर वैक्सीन का जो एक तरह से लोगों को डोज है वो दिया जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि जो दूसरी डोज है वो भी कुछ लोगों को दी जा रही है। अब सरकार के द्वारा जो सीनियर सिटीजन है या 45 से ऊपर हैं और अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं तो उनके प्रभावित होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उनको सबसे पहले अब लक्षित किया जा रहा है। तो वैक्सीन का जितना बड़े पैमाने पर प्रसार होगा, संभावना यह है कि इस पर जो फैलाव हो रहा है दोबारा दूसरी लहर के रूप में जो दिख रहा है, इसको रोकने में मदद मिल सकती है। तीसरा, जो सरकार हमेशा बोलती रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हैंड वॉश करना है रेगुलर। जो भी इलाके, क्षेत्र या व्यक्ति लगता है कि कोविड-19 के प्रभाव में हैं, उन इलाकों से जाने से बचें। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि सरकार की तरफ से मास्क रेगुलर पहनने के लिए जो कहा गया उसको लगातार फॉलो किया जाए। तो ये कोविड-19 से नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हथियार है। तो अगर इसको हम एक तरह से लागू नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि इस तरह की जो दूसरी लहर है उसकी संभावनाएं और ज़्यादा विकट हो सकती हैं। और लास्ट में देखें कि संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति का पता लगाना, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये बहुत जरूरी है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो संक्रमण से प्रभावित है उसके संपर्क में जितने 20 कम से कम लोग आ चुके हैं उनके बारे में पता किया जाए और उनकी जांच की जाए और टेस्टिंग करके कंफर्म किया जाए कि वो प्रभाव में आए या नहीं आए। तो सबसे बड़े पैमाने पर जो लोग ग्रसित हैं उनके जो भी संपर्क में लोग हैं उनका पता लगाना। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों का पता लगाना जो संक्रमण से ग्रसित हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में कोविड के 3 वेरिएंट एक तरह से सक्रिय हो चुके हैं भारत में। एक यूके का वेरिएंट है, इसी के साथ साथ एक साउथ अफ्रीका का और एक ब्राजील का। तो इनके जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि माना यह जा रहा है, खासतौर पर अगर हम यूके, साउथ अफ्रीका की बात करें तो इनके बारे में अनुमान है कि बहुत तेजी से विस्तारित हो रहा है। कोविड-19 की ये जो नए वेरिएंट है ये ज़्यादा विस्तारित ना हो पाए, इनका हमें एक तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये भी अगर हम उपाय कर पाएँ कि जो नए वेरिएंट के केसेस हैं उनको अलग कर सकें, तो कहीं ना कहीं इसकी जो रोकथाम है उसको करने के लिए एक तरह से उपाय हम कर सकते हैं। तो सेकंड जो वेव के बारे में कहा जा रहा है, अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, वो एक तरह से इसकी तरफ एक आशंका जरूर जताते हैं। तो जो भी यहाँ पर उपाय हैं सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, अगर उसका हम सही रूप में पालन कर पाएं तो दूसरी लहर को रोकने में हम स्वयं सफल हो सकते हैं। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं और ये आर्ट एंड कल्चर के संबंध में है और यहाँ पर हम अट्टुकल पोंगल जो त्यौहार है उसके संबंध में डिस्कस कर रहे हैं। इस त्यौहार के संबंध में आप ध्यान रखें कि ये त्यौहार अट्टुकल मंदिर है, जहाँ पर जो देवी है वहाँ की अट्टुकल भगवती, उनका ये मंदिर है और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और माना जाता है कि ये जो त्यौहार अट्टुकल पोंगला मनाया जाता है, ये दुनिया में महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर त्यौहार किसी एक जगह पर जो मनाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी एक तरह से असेंबली या सबसे बड़ी जो एकत्र होने की स्थिति है उसको दिखाता है। तो ये बड़े पैमाने पर महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और जिसमें हम अट्टुकल पोंगला की बात करें तो अट्टुकल जो मंदिर है उसके संबंध में हो गया, पोंगला की बात करें तो इसका मतलब उबालने से है। और ये एक तरह से मीठे पायसम बनाने के संबंध में है जो महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें चावल, गुड़, नारियल एक तरह से उपयोग किया जाता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि ये त्यौहार में सामान्यतः बड़े पैमाने पर महिलाओं के द्वारा ये जो पायसम है ये बनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण और केरल में स्थिति काफ़ी आप कह सकते हैं अभी भी खतरनाक स्तर पर है, इसीलिए जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसीलिए महिलाओं के द्वारा अपने घर के आगे के जो भाग हैं यानी घर का बाहर का जो क्षेत्र है वहीं पर समान रूप से अकेले इसको मनाया जा रहा है, यानी सम्मिलित रूप में अट्टुकल पोंगला जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। तो यहीं पर इस न्यूज़ को तो यहाँ पर आप इस त्यौहार के संबंध में ध्यान रखें कि ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, खासतौर से महिलाओं के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप इमेज देखें तो ये सम्मिलित रूप में एक तरह से जब किया जाता था, यानी कोविड-19 जब नहीं था पिछले वर्ष या उसके पहले की आप इमेज देखें, और ये एक तरह से अट्टुकल भगवती का मंदिर है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो आप इस त्यौहार के संबंध में ध्यान रखें। अगली न्यूज़ देखें तो ये चन्नपटना जो खिलौने हैं उनके संबंध में है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन खिलौनों को बड़े पैमाने पर ई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो करने की एक अपील की गई है। इन खिलौनों के संबंध में माना जाता है कि जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान हुआ करते थे तो फारस से कुछ लकड़ी के बने हुए जो खिलौने आए हुए थे तो उन्हीं को एक तरह से इम्प्रेस होकर या उनसे खुश होकर उन्होंने उसी तरह के खिलौने बनाने के लिए यहाँ पर एक लोगों को कुछ ट्रेनिंग दिलवाई और
ये जो खिलौने हैं, ये चन्नपटना जो क्षेत्र है वहां पर एक तरह से बनने की परंपरा शुरू हुई। आप कह सकते हैं कि ये जो खिलौने हैं ये 200 साल से अधिक परंपरा से वहां पर एक तरह से बन रहे हैं। तो ये कर्नाटक के रामनगर जिले में है, प्रमुख रूप से बेंगलुरु और मैसूर के बीच का क्षेत्र ये बन जाता है। और इन खिलौनों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो विशेषता है, इसको संरक्षित रखने के लिए इसे भौगोलिक संकेतक या जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग एक तरह से दिया गया है। और इसीलिए ये जो चन्नपटना शहर है इसको गोम्बला औरू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब टॉय टाउन या खिलौनों के शहर एक तरह से होता है। तो आप ध्यान रखें, चन्नपटना खिलौने। नेक्स्ट उस पर आए तो ये स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुओं के संबंध में है। हिम तेंदुओं की हिमाचल प्रदेश में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और उनके संरक्षण के जो प्रयास हैं वो काफ़ी सफल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हिम तेंदुओं के संबंध में देखें तो हिम तेंदुए प्रमुख रूप से मध्य और दक्षिणी एशिया में एक तरह से पाए जाते हैं। यानी ये दक्षिणी एशिया का हिस्सा हो गया, यानी भारत एक तरह से आप प्रमुख भाग में कह सकते हैं, पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में, और ये एक तरह से मध्य एशिया का भाग है जहां पर ये विस्तारित है। भारत में अगर हम देखें तो पश्चिमी हिमालय में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, पूर्वी हिमालय में ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में विस्तारित है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो लाहौल स्पीति के साथ साथ किन्नौर जिलों में प्रमुख रूप से हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसके साथ साथ शिमला, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिलों में भी इनका विस्तार है। जहां तक हिम तेंदुओं की बात करें तो बड़ी बिल्ली की जो अन्य प्रजातियां हैं, जैसे बाघ की बात करें, साइट्स की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो ये जो साइट संधि है, तो जो भी एक तरह से संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उनका जो एक तरह से व्यापार होता है उसको प्रतिबंधित करती हैं। साइट्स जो कन्वेंशन है उसमें परसिस्ट 1 में एक तरह से हिम तेंदुओं को रखा गया है। यानी जिन जानवरों को परिशिष्ट 1 में रखा जाता है उनके शरीर के अंगों का जो अवैध व्यापार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जिसमें फर, हड्डियां, मांस या अन्य भाग उनके शरीर के शामिल हैं। तो ये हिम तेंदुओं को यहाँ पर रखा गया परिशिष्ट 1 में, साइट्स कन्वेंशन में। इसका मतलब इनके शरीर के भागों का जो व्यापार है वो पूर्णतः एक तरह से प्रतिबंधित है। हिम तेंदुओं की अगर हम बात करें तो ये, अगर हम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की अगर हम बात करें तो इनकी जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें इनको वल्नरेबल यानी नियर थ्रेटन, जो खतरे की स्थिति उससे ज्यादा लेकिन संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम, वैसी स्थिति में एक तरह से माना गया है। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, यानी एक तरह से संकटपन्न स्थिति, यानी संकटग्रस्त होने की लगभग स्थिति में एक तरह से ये पहुंच रही हैं, लेकिन एंडेंजर्ड नहीं है, ध्यान रखें आप। और ये इनका क्षेत्र विस्तार है जहां पर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो हिम तेंदुओं के संबंध में आप जो भी तथ्य उनको ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज को अगर हम देखें तो IISER कोलकाता यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, वहां पर वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल पर जो एक तरह से जो वायुमंडल है जो एक तरह से समाप्त होकर वर्तमान की स्थिति में बना हुआ है, तो उसका किस तरह से पूरा क्रिया हुई है उसके संबंध में अध्ययन करने के लिए लैब में एक तरह से कंडीशंस बनाई गई हैं, जिसमें सूर्य, जैसे अगर हम यहाँ पर सन का पार्ट ले लें, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ और यहाँ पर आपका मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो अगर हम देखें तो सूर्य से जो भी एक तरह से प्लाज्मा विंड निकलती हैं उनके प्रभाव के कारण मंगल के आसपास का जो वायुमंडल है उसका एक तरह से नुकसान हुआ और वर्तमान की स्थिति वहां पर बनती है। तो ये किस तरह से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर लैब की कंडीशंस में एक तरह से अध्ययन किया गया। क्योंकि आप ध्यान रखें, भविष्य के लिए जो हमारी अंतरिक्ष में खोज चल रही है उसमें बेसिकली हम गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। गोल्डीलॉक्स जोन वो क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में एक तरह से जीवों के लिए रहने लायक स्थिति वहां पर बनती है। तो इन्हीं क्षेत्र में हम अलग अलग संभावनाओं पर एक तरह से विचार कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाद जीवन की जो सबसे प्रमुख संभावना है वो मंगल ग्रह पर ही एक तरह से मानी जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो नासा के द्वारा परसेवरेंस जो रोवर है वो मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया है। तो ये अध्ययन किया जा रहा है कि वहां पर जल या अन्य तरह की जो स्थितियां जिसके बारे में संभावनाएं अलग अलग अनुसंधान में देखी गई हैं, तो प्रारंभिक स्थिति में मंगल का जो वायुमंडल है या वहां पर जो सतह की स्थिति है वो कैसी रही होगी, या भविष्य में वहां पर जीवन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो जब हम गोल्डीलॉक्स जोन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसा इलाका जहां पर जीव के रहने लायक स्थितियां बन सकती हैं, यानी वो बहुत ना तो गर्म हो बहुत ना ठंडे हो। जैसे हम अपने सौरमंडल में देखें, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्या है, मरकरी या बुध, तो वहां पर गर्म या टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो पानी है उसके उबलने की संभावना रहती है। जबकि अगर हम सबसे दूर देखें तो एक बौना ग्रह है प्लूटो, तो वहां पर सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी है कि पानी जम सकता है, यानी तापमान बहुत कम है। तो बहुत ना ज्यादा और ना बहुत कम,
उसके बीच में नियंत्रण के लिए एक तरह से गोल्डीलॉक्स जोन को माना जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर जीवों के लिए संभावनाएं बन सकती हैं और इनके बारे में अध्ययन हमेशा एक तरह से लगातार किया जाता रहा है। और गोल्डीलॉक्स जोन के संबंध में आप देखें तो पृथ्वी के आकार का जो केपलर 186f एक जो ग्रह के बारे में पता चला है, वहां पर भी एक तरह से पृथ्वी की तरह जीवन की संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो भविष्य में भी इस तरह की जो जीवन की संभावनाएं उनको एक तरह से हम विचार कर रहे हैं और गोल्डीलॉक्स जोन में उनके बारे में प्रयास कर रहे हैं कि हम पता लगाएं कि वहां पर इस तरह के अंतरिक्ष में जोन है जहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे जो भी आकाशीय पिंड है उनके बारे में पता लगाया जाए और अनुसंधान करके वहां पर जीव और जीवन की जो संभावना है उनको प्रमुख रूप से खंगाला जाए। खास तौर से पानी की अगर हम बात करें तो तरल स्थिति में सामान्य रूप में वहां पर वो उपस्थित रह सकता है या नहीं, ये संभावना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी चर्चा के अगले भाग में आपको जो प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनको आप देखिए। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना था। दूसरा पॉइंट, इस योजना की सिफारिश कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। तीसरा, पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में गाया गया था। तीनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन गलत है। आप ध्यान रखें अपने एग्जाम में भी कि गलत या सही क्या पूछा गया है। कभी कभी हमें आंसर पता होता है लेकिन हम ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की गलत लिखा है या सही वो ध्यान नहीं देते हैं और एक आसान क्वेश्चन कभी कभी हमसे गलत हो जाता है। तो इसीलिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर गलत लिखा है या सही। तो पहला देखें, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1 2 3 तीनों गलत है। दूसरा देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया था। दूसरा, संविधान में योग्यता, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा की शर्तें और निष्कासन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये तीनों विकल्प दिए गए, उनके संबंध में आपको ऑप्शन देखने। पहला, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी में 1 2 और 3 और डी में कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पर कथन सही बताना है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, समानता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व उत्पन्न करेगी। दूसरा, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल का हनन कर देगी। विकल्प आपके लिए ए केवल 1 सही है, बी केवल 2, सी दोनों और डी कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। पहला, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में विस्तृत विवरण है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद नोटिस स्वीकार करने या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है। विकल्प आप देखिए, आपको सही बताना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया और हटाया जाता है। दूसरा, अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। इनमें से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। छठवां, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से विषमतावादी संघवाद की विशेषताएं हैं। पहला, यह एक संघ में पाया जाता है जिसमें विभिन्न घटक राज्यों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। यह विधि सरकार को कुछ इकाइयों को विशेष दर्जा देने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने की अनुमति देती है जो अन्य राज्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। विकल्प केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। 7, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित कर्तव्यों को विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 2, वे केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों तक नहीं। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, वो आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। 8वां, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। पहला, सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, बी राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, सी आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति और डी आवास पर मंत्रिमंडल समिति। 9, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बंदी को निरोध के कारण की सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा, बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा, केवल संसद निवारक निरोध पर कानून बना सकती है, न कि राज्य विधानसभाएं। विकल्प आप देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी में 1 2 और 3 सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन या कथनों में कौन सा या कौन से सही है। केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है। राज्य अपने स्वयं की आकस्मिक निधि का विकल्प भी चुन सकते हैं। आपात स्थिति से निपटने के बाद
कोष की पूर्ण क्षमता 500 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह आवश्यक धन भारत की संचित निधि से आता है। विकल्प आप देखें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और लास्ट में 1, 2 और 3। अगले हिस्से पर हम आते हैं। मुख्य परीक्षा यानी हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किए हैं फर्स्ट और सेकंड, उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के आप क्वेश्चन देखिए। पहला, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका पर आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो यहाँ पर आपको 250 शब्दों का ये जो क्वेश्चन लिखना है, तो आपको भूमिका के पार्ट पर यह देखना है कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जो हमने डिस्कस किया प्रारंभ में। मुख्य भाग में आपको परमाणु अप्रसार में सफल तथा असफल जो प्रयास हैं ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान के जो उदाहरण हैं वो बताने हैं। विफलता के कारण क्या हैं, जैसे जो P5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद, उनका प्रभाव। वर्तमान ईरान मुद्दे पर आपको अलग अलग जो विचार है वो बताने हैं कि किस कारण से एजेंसी बहुत सफल नहीं हो पा रही है। कारण वही है कि अमेरिका या अन्य देशों का प्रभाव ज़्यादा है। निष्कर्ष में आप ये बताएंगे स्थायी 5 सदस्यों का जो प्रभाव है वो नियंत्रित कर निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर कार्य करना, ये प्रमुख रूप से आवश्यक है। जब तक निष्पक्षता स्वतंत्रता इस एजेंसी की निर्धारित नहीं होगी, इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो पाएगा अलग अलग देशों का। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, भारत में कोविड-19 के फैलाव में दूसरी लहर के संबंध में प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के उपायों को भी बताएं। यहाँ पर आपको 250 शब्दों की जो सीमा है उसमें इसको लिखना है। भूमिका आप देखिए क्या होगी। यूरोप के उदाहरण के साथ आप जो दूसरी लहर है उसके बारे में एग्जाम्पल दें, किस तरह से मई में वहां पर उच्चतम स्तर बना, फिर मामले बहुत घट गए और नवंबर में फिर से स्थिति बहुत हाई हो गई थी। तो जो दूसरी लहर है यूरोप में, उसके एग्जाम्पल के साथ आप भारत में जो संभावनाएं बन रही है उनको बताएंगे भूमिका में। मुख्य भाग में दूसरी लहर की जो परिभाषा है, कारण क्या है, भारत के कुछ राज्यों में बढ़ते हुए मामले के उदाहरण जैसे महाराष्ट्र और पंजाब में, और उपाय बताने की किस तरह से इसको रोका जा सकता है। और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि वैक्सीन का प्रसार और सामान्य सुरक्षा के जो मानक है उनका पालन किया जाना चाहिए, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया उसको अपनाए रखना। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा 28 फरवरी 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। जो आपको प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इनके संबंध में जो आंसर है वो कल के समाचार विश्लेषण में आपको दिए जाएंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।